और कहा कि हम आनंद विहार आ गए हैं और बस थोड़ी देर में ही आ रहे हैं। उसके बाद नजीब का किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। नजीब का जो रूम पार्टनर कासिम था, कासिम दरगाही नाम है उसका, तो कासिम बीच में अपनी क्लासेस के लिए गया, साथ में ब्रेकफास्ट के लिए शायद कहीं मेस पे गया, और उसी बीच में क्लास के लिए जब वो था तो वो रूम पे नजीब अहमद को छोड़कर गया। और जब उनकी माँ वहां पहुंची तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, तो नजीब अहमद वहां पर नहीं थे। ये बात 15 अक्टूबर की। अब जब नजीब वहां पर नहीं पहुंचे तो उनकी स्लीपर्स जो हैं वो कॉरिडोर में पड़ी मिली, जो उनके भाई ने आते हुए ही पहचानी कि ये तो भाई की चप्पलें हैं। छोटे भाई मुजीब ने, जो उनका छोटा भाई था, उसने कहा ये चप्पलें तो भाई की हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां पर नजीब नहीं थे। दिन भर ढूंढा गया उनको। जब दिन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो वो लोग वसंत कुंज पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में उनकी वालदा नाम के साथ लोगों की FIR कराना चाहती थी। जो नाम मैंने आपके सामने लिए, तकरीबन 6 नाम थे, जिसमें से 4 नाम मेन थे। उन चारों के साथ के नाम से वो FIR लिखाना चाहती थी। इसी बीच में पुलिस वाले के पास किसी का फोन आता है और नजीब की वालदा का जो स्टेटमेंट है, जो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज में सुना भी होगा, देखा भी होगा, उनकी डॉक्यूमेंट्री जो 2 एक हम लोगों ने बनाई थी, एक अम्मी के नाम से बनी थी, एक वेयर इज नजीब के नाम से, दोनों में वो इंटरव्यू क्लियर है कि उन्होंने ये बात साफ साफ एक्सेप्ट करी कि सामने से किसी का फोन आया और वो आदमी फोन पे बातचीत से अंदाजा लग रहा था कि जो स्टेशन हाउस इंचार्ज है वसंत कुंज पुलिस स्टेशन का, उसको वो डायरेक्शन दे रहा है। और उन्होंने वो उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम ऐसी कोई FIR नहीं करेंगे और आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। उसने उनकी मदर को फोर्स किया कि वो FIR में उन लोगों के नाम नहीं लिखें, बल्कि उसने ये भी कहा कि आपको नाम लिखवाने से मतलब है या अपने बच्चे की सलामती और वापसी से मतलब है, और आप बेफिक्र रहिए, हम थोड़ी देर में आपके बच्चे को वापस ला कर देते हैं। उसके बाद ये FIR जो उन्होंने लिखाई वो मुजीब की हैंडराइटिंग से लिखी गई और उसमें उनकी वालदा के साइन हुए, लेकिन ये पुलिस के प्रेशर में FIR लिखी गई थी जिसमें एक्यूज के नाम नहीं डाले गए। उसके बाद कोई उसमें उन चारों लोगों से कोई पूछताछ नहीं हुई जिनके बारे में बात करी गई थी, कुछ पूछताछ नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। 16 तारीख की शाम को फिर वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुआ, तो 16 को उसको क्रश करने की कोशिश करी गई और पुलिस वालों ने बाकायदा नजीब की मदर को भी धमकी दी, बातचीत करी, धमकी दी। 17 अक्टूबर को जो एयरपोर्ट वाला रोड है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, जिसके नजदीक नतीजे में यह हुआ कि तकरीबन 150 लोगों को डिटेन किया गया। और जिन लोगों को डिटेन किया गया था, और खासकर लड़कियों को, मुझे कुछ लड़कियों के नाम भी याद हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से हैरेस किया गया, पीटा गया, पेट में लाठियां मारी गई, ताकि किसी तरीके से ये मूवमेंट कंट्रोल किया जा सके। फिर 20 तारीख को ये डेवलपमेंट हुआ कि उसमें एक एप्लीकेशन उन्होंने एक्स्ट्रा ली कि उसमें आप नाम लिख के दीजिए, हम उसको सप्लीमेंट्री में ऐड करेंगे। ये सारी चीजें चल रही थी। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो केस था, वो केस में उन्होंने कहा कि पहले ये केस दिल्ली पुलिस के पास गया, फिर दिल्ली पुलिस ने एक SIT बनाई। मनीषी चंद्रा जो IPS ऑफिसर है, अभी DCP सेंट्रल दिल्ली हैं, वो उस SIT को हेड कर रहे थे, और उस SIT ने एक नई थ्योरी दी, और वो थ्योरी ये थी कि नजीब अहमद एक ऑटो के जरिए जामिया के इलाके में आया और वहां से वो गायब हो गए। फिर उस थ्योरी के साथ साथ उन्होंने नजीब के जो छोटे भाई हैं मुजीब को रात में फोन किया, और ये तारीख 20 से 22 के बीच की बातें हैं, 20 से 22 अक्टूबर के बीच की। उन्होंने कहा कि दरभंगा में हमने नजीब अहमद को देखा और अभी हमारे साथ चलना होगा। तो जाहिर सी बात है कि ओखला में बहुत से लोग बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं। हमने वहां पर कुछ लोगों को बात करी, भेजा, तो वहां के DSP ने कहा कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और हमने दिल्ली पुलिस से कोई कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं है, ना हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने देखा। बहरहाल वो टाइम पास करने के लिए दरभंगा ले गए। फिर 1-2-3 दिन के बाद फिर जो है वो यूपी में बहराइच के इलाके में ले गए, नानपारा के इलाके में, कि हमने वहां पर नजीब अहमद को देखा है। इसी बीच यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। हम लोग भी काफी
तरीके से इन्वॉल्व हो गए थे। तो पहली बार नजीब के ही केस में हम लोगों ने 25 तारीख को एक ज्वाइंट कॉल दिया था, जिसमें आईटीओ को पूरा हमने 3 घंटे ब्लॉक किया। आईटीओ जो सबसे बड़ा चौराहा है दिल्ली का, उस स्क्वायर को पूरा ब्लॉक किया गया। फिर उसमें हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो नजीब के इशू में 25 तारीख को 10 दिन के बाद हुई थी। 10 दिनों तक उस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं था। एसआईटी गोल गोल घुमा रही थी उसको। उसके बाद फिर पहले हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, उसमें एक दूसरा लॉयर लिया था। बाद में ये हुआ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से भी मुलाकातें हुई। उन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने कहा कि हम लोग को एचआरएलएन के जरिए जाना चाहिए। तो एचआरएलएन के जरिए हेबियस कॉर्पस फाइल हुई। हेबियस कॉर्पस फाइल होने के बाद, हेबियस कॉर्पस वो सेक्शन है जिसमें किसी भी आदमी की गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट फाइल करी जाती है और उस आदमी को की सिक्योरिटी और उसको वापस लाने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। तो पुलिस उसके लिए अकाउंटेबल होती है कि उस आदमी को दोबारा प्रोड्यूस करे। तो वो एक मेन एफआईआर, वो केस जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस के नाम से चला, जिसको कॉलिन गोंसाल्विस ने फाइल किया। इस बीच में ये केस जो है वो एसआईटी से सीबीआई के पास गया। नहीं, पहले एसआईटी के ही पास था। एसआईटी ने क्या किया, एक दिन अचानक जो है नजीब अहमद के बदायूं के घर में रेड करी नजीब अहमद के घर में, और उनके ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना के घर पे रेड करी और पूरी फैमिली को हैरेस किया। जबरदस्त तरीके से फैमिली को हैरेसमेंट किया कि तुमने अपने घर में नजीब को छुपा रखा है और भाजपा की सरकार को आप बदनाम करने के लिए ये पूरा हंगामा मचाया हुआ है। वो पूरी फैमिली को उन्होंने हैरेसमेंट करने की बात करी, ये क्लेम किया, वो क्लेम किया, वो तमाम हंगामे हुए। उसके नतीजे में फिर हम लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट किए, कुछ हंगामे मचाए। तो पुलिस का एक स्टेटमेंट आया कि नहीं, हमने तो रूटीन उनसे कोऑपरेट करने की बात करने गए थे। अब जाहिर सी बात है कि केस दिल्ली में चल रहा है, नजीब की मदर दिल्ली में मौजूद थी, तो नाना के घर बदायूं जाकर रूटीन कोऑपरेशन का डिमांड करना कोई समझ से बाहर बात नहीं थी। लेकिन वो प्रेशर था कि किसी तरीके से फैमिली इस केस को विड्रॉ करे। फिर उसके बाद उन्होंने एक टिप दिया टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट को, आई एम मिसिंग दैट नेम व्हेन आई विल रिमेंबर इट देन आई विल गेट इट टू यू। तो उन्होंने वो टिप दिया पुलिस वालों ने कि नजीब अहमद का जो लैपटॉप था, उसने स्टोरी करी बाकायदा कि नजीब अहमद का जो लैपटॉप था, उस लैपटॉप से वो आईएसआईएस का वेबसाइट सर्च करते थे। और वो स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने लीड स्टोरी बनाया, जिसके नतीजे में उस स्टोरी को के बेसिस पर इंडिया टुडे के ग्रुप्स के जितने भी पेजेस थे, चाहे वो आज तक का न्यूज हो, चाहे वो टीवी टुडे का जो भी चीजें थी उसमें, और इंडिया टुडे में, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर हिंदी मीडिया ने तो बहुत जबरदस्त तरीके से उसमें हंगामा मचाया और उनको ये साबित किया कि वो आईएसआईएस में था। और बाकायदा कार्टून बना के सोशल मीडिया में डाले गए कि वो इराक में बैठे हुए हैं। उसके नतीजे में हम लोगों ने डिफेमेशन सूट जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में एक सूट फाइल किया। और ही एक लॉयर हैं, उनके जरिए एक डिफेमेशन सूट फाइल हुआ कि हमको इसमें माफी मांगी और उसके बदले जो हमारी मानहानि जिसको बोलते हैं, और उसके बदले में जो है वो फाइनेंस भी उसके बदले में चाहिए। तो एक केस फिर हम लोगों ने डिफेमेशन का फाइल किया। और एक नवजीवन करके अखबार निकलता है, नवजीवन ने 5 दिन लगातार अपनी स्टोरीज बनाई और उन्होंने वो नजीब अहमद को सीरिया में भी देखा, इराक में भी देख लिया और अलग अलग जगह देख लिया। फिर हम लोग 20-25 लोग गए नवजीवन के ऑफिस में, और नवजीवन के कोई एक श्रीवास्तव जी एडिटर थे, तो उनसे झगड़ा वगड़ा भी किया और वहीं उनके ऑफिस में बैठ गए कि आज ऑफिस तुम्हारा बंद नहीं करने देंगे। तो फिर लगातार 3 दिन हमने उनसे फ्रंट पेज पे माफीनामा भी लिया कि हमने गलत खबर चलाई थी। तो मीडिया का जो पूरा रोल था, इससे आप समझ सकते हैं। बाद में डिफेमेशन के केस में उन्होंने ये कहा कि हम माफी मांगने को तैयार हैं, आपसे माफी मांग लेते हैं, छोटा कहीं पे लिख देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, माफी नहीं मांगेंगे, हम आउट ऑफ द कोर्ट उसको सिर्फ मैं ही गया था उसके लिए बात करने फैमिली के बिहाफ से। तो हमारा उससे पोजीशन बहुत क्लियर था कि डिफेमेशन अब हम कोर्ट के जरिए करेंगे, आपकी छोटी मोटी माफी से हम मानने वाले नहीं। और वो केस अभी भी पेंडिंग है, वो केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इधर मेन केस में ये हुआ कि वो जब हंगामे मचने शुरू हुए
तो वो केस फिर दिल्ली पुलिस की एसआईटी से, पहले केस आया क्राइम ब्रांच के पास, फिर क्राइम ब्रांच से एसआईटी में गया, फिर एसआईटी से सीबीआई के पास ये केस चला गया। तो सीबीआई ने फिर इस केस को देखना शुरू किया। तो सीबीआई के पास जब ये केस गया है, उससे पहले आप ये अंदाजा लगाएं कि जेएनयू जहां पे क्राइम सीन था, क्राइम सीन में कोर्ट की पिटीशन के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप क्राइम सीन को जाके इन्वेस्टिगेट करिए। तो पहली बार स्निफर डॉग्स को लेके 2 महीने के बाद जेएनयू कैंपस की सर्चिंग शुरू हुई। तो अब कोई भी आदमी अंदाजा लगा सकता है कि 2 महीने के बाद सर्च करने का कोई रीजन बनता है। जिस चीज की डिमांड नेक्स्ट डे करी जा रही है, सेकेंड नेक्स्ट डे करी जा रही है, उसमें कोई बात नहीं हो रही है, और 2 महीने के बाद फिर वो स्निफर डॉग को ले जाके और 500 पुलिस वालों को ले जाके पूरे जेएनयू में हंगामा मचाया जा रहा है। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको ये होगा कि हमारी तरफ से ये स्निफर डॉग्स की और ये सर्च करने की सेपरेट पिटीशन डाली गई थी। पुलिस ने अपने आप नहीं किया था, कोर्ट से हमने कहा, कोर्ट में उसको लिंगर करते हुए फिर उसके बाद ये काम किया। उधर फिर हमने एक पिटीशन फाइल करी पटियाला हाउस कोर्ट में, और उन 4 इंडिविजुअल्स के नाम जो नजीब के केस में शामिल थे, वो 4 एबीवीपी के लड़के। उसमें मजेदार बात यह है कि वो केस आज भी चल रहा है कोर्ट में, लेकिन वो जज साहिबा कभी भी इस केस को नहीं सुनती। 3 बार केस बदल के उन्हीं के पास चला जाता है, और वो नजीब की मदर और हम लोग जब इंटर करते हैं तो वो बात भी नहीं करती और केस भी नहीं सुनती और वो विड्रॉ कर लेती है। तो ये कोर्ट का स्टेटस